ओके, तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने अपना कवर किया था डेथ वाला टॉपिक। ठीक है, डेथ स्टार्ट किया था बेसिकली। तो ये आपके रिटायरमेंट नोट्स में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। ठीक है, ये आ जाओ डेथ के ऊपर। अब डेथ के अंदर क्या है, इनिशियल लेवल पे दो तीन चीजें तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका था कि डेथ में एग्जैक्टली आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, वो सारी चीजें हमने पढ़ लिया। क्या क्या चीजें कवर करोगे आप? पहला, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल सेम जैसा आप रिटायरमेंट में एडमिशन वगैरह में चेंज इन पैसा पढ़ के आए हो, सेम वैसे ही है। पॉइंट टू पॉइंट 0.001% का भी डिफरेंस नहीं है, सारा सेम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पर जब आप पार्टनर्स कैपिटल की बात करते हो तो यहां पर केवल और केवल किसका अकाउंट बनाना पड़ता है आपको? डिजीज्ड पार्टनर का अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, सबका बनाने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक थोड़ा रुक के आएगा लेकिन आएगा आपके कोर्स के अंदर। नेक्स्ट, उसके बाद आपको इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल एंड डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट टर्म इस वाले के अंदर यही वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ये निकालना अगर आ जाता तो बाकी काम तो बच्चों वाला काम है, आराम से निकाल लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जब कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ अगर हो जाती है, तो भैया उसके पीछे जो रह गए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं इस चैप्टर के अंदर? एग्जीक्यूटर्स, मतलब नॉमिनीज वगैरह। तो नॉमिनीज को क्या क्या चीजें मिलेंगी? विल बी एंटाइटल फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। कौन कौन सी आइटम मिलेंगी? ये सारी आइटम। पहली आइटम, उसका जो भी कैपिटल बैलेंस है, हमारी बैलेंस शीट तो बनाते हो ना, तो पुरानी जो भी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनी है उसकी बैलेंस शीट के हिसाब से उसको उसका क्रेडिट वाला बैलेंस हमें उसे क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। भैया आपके बंदे ने इतना पैसा लगा रखा था, ये पैसा आप ले जाओ। दूसरा और क्या दोगे आप उसे? पर्टिकुलर डेट पर आप क्या बनाओगे? रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे अगर डाटा गिवन है तो जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस निकलेगा उसका हिस्सा उसे मिलेगा, तो वो हिस्सा आपको उसे देना पड़ेगा। दूसरा, बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है जिसमें उसने भी कुछ पैसा एक्यूमुलेट किया होगा, तो उसमें से उसका शेयर कितना बनता है वो भी देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सेम वही वाला पैटर्न है, जनरल रिजर्व, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, कुछ भी आइटम अगर बैलेंस शीट में जो डिवाइड करने वाला है उसमें से उसका शेयर हम उसे निकाल के दे देंगे। तो ये पार्ट हो गया मेरे पास। उसके अलावा भाई शेयर ऑफ गुडविल, जो उसने गुडविल मेंटेन करने में सपोर्ट किया है बिजनेस के अंदर, उस गुडविल में से उसको शेयर मिलना चाहिए, पूरा मिलेगा। तो क्या लिखा है? फॉर द कंप्लीट ईयर। मतलब कभी भी आपको यहाँ पे ना वो टाइम फ्रेम की कैलकुलेशन नहीं करनी, लाइक बंदे ने मैं 3 महीने काम किया तो मैं 3 महीने का दूंगा, नहीं, फुल ईयर का आप दोगे उसे निकाल के। ठीक है, उसके बाद उसको देना पड़ेगा मुझे क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट। बट यहां पर प्रॉफिट जो है वो एफर्ट्स का रिजल्ट है। अगर अगले पार्टनर ने मेरे बिजनेस के अंदर केवल 3 महीने एफर्ट्स लगाए तो मैं उसको 3 महीने का प्रॉफिट दूंगा ना निकाल के, तो 3 महीने का प्रॉफिट दिया जाएगा। आगे क्या लगेगा? टिल डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर। भाई पिछले साल की बैलेंस शीट जब खत्म हुई, 31 मार्च की खत्म होगी, उस डेट से लेके जब वो एक्सपायर हुआ उतने टाइम का मुझे उसे क्या देना है? प्रॉफिट देना है, जो कैलकुलेट किया जाएगा बाय यूजिंग टाइम बेसिस या फिर सेल्स बेसिस। वी विल कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन अवर टुडेस क्लास। टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, उसके अलावा और क्या देना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और सैलरी एंड कमीशन। ये तीनों के पीछे क्या लिखा हुआ है? इफ एनी। इफ एनी का मतलब होता है अगर ये तीनों आइटम आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर अवेलेबल हैं तो ही आप दोगे ना, है ना? कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आईओसी देना है, आईओडी देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, तो मुझे उसे देना पड़ेगा, अदरवाइज देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये सारी चीजें कब दी जाएंगी आपको? अप टू डेट ऑफ डेथ लिखा हुआ है। मतलब अगर इंटरेस्ट लेना और देना है तो जितना टाइम उसने सर्वाइव किया उतने का ही लोगे ना आप उससे। सिमिलरली सैलरी और कमीशन, अगर सैलरी भैया मंथली ले रहे हैं और 3 महीने काम किया तो 3 महीने की सैलरी दोगे आप उसे, पूरे साल की सैलरी थोड़ी दोगे आप उसे। इसीलिए क्या लिखा है? अप टू डेट ऑफ डेथ, जब तक उसने काम किया उतने टाइम तक का मुझे उसे सैलरी देना पड़ेगा। नाउ ये इंपॉर्टेंट टर्म तुम्हारे पास इस चैप्टर के अंदर है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये पूरा चैप्टर टॉपिक जो है आपके पास, इसके ऊपर आपके एग्जाम में 1 मार्कर भी आता है, 3 मार्कर भी आता है, 4 मार्कर भी आता है, आएगा जरूर, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, 1 मार्कर में अगर आएगा तो सिंपल सी कैलकुलेशन मांगेगा, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द डिजीज पार्टनर, बस केवल कैलकुलेशन। अगर 3 मार्कर में आएगा तो क्या पूछेगा? कैलकुलेशन के साथ वो जनरल एंट्री भी पूछ लेगा आपसे कि जनरल एंट्री बताओ। ठीक है, 4 मार्कर में आएगा तो कैलकुलेशन के साथ है वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी पूछ लेगा आपसे, डिजीज पार्टनर का, वो भी बनाओ। कंप्लीट अकाउंट पूरा बनाना पड़ेगा फिर वो आपको 4 नंबर में। ठीक है, और अगर थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दे तो वही क्वेश्चन 6 नंबर में बन जाता है आपका। बट ये टॉपिक एग्जाम में जरूर मिलता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है? देखो, टाइम बेसिस का मतलब क्या है, तो पहले हम बात करते हैं टाइम बेसिस की। तो टाइम बेसिस क्या है मेरे पास? यहाँ पे सिंपल सिंपल लैंग्वेज 2-3 बातें बोली गई हैं कि अगर आप किसी भी पार्टनर को जो एक्सपायर हुआ है मेरा,
उस पार्टनर को अगर आप टाइम बेसिस का यूज कर रहे हो, टाइम बेसिस का मतलब क्या होता है, मुझे एक टाइम को करंट ईयर के टाइम पर फिक्स करना है। हम क्या करने वाले हैं भाई, आपको प्रॉफिट उसे देना है किस बेसिस पर, टाइम बेसिस पर। टाइम बेसिस क्या बोलता है कि भाई देखो करंट ईयर में हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे, इसका कैलकुलेशन हमें होगा तब जब हम साल के एंड में जाके क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। वहां पर हम बनाएंगे क्या, पीएनएल अकाउंट। और पीएनएल अकाउंट को बनाने के बाद हमें पता लगेगा कि हमने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस जनरेट किया। इसमें से हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब इतना टाइम वेट करने का सीन हमारे पास है नहीं। हम उससे क्या बोलेंगे, काम करते हैं भाई अपने, या तो मैं क्या यूज करूंगा, या तो मैं उसको बोलता हूं एक काम करो, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है ना, इसको बेस मानते हुए इस पे अप्लाई कर दो। तो बिजनेस तो सेम ही है हमारा, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। हम बोलते हैं भाई पिछले साल आपने कितना कमाया था, क्वेश्चन ही बोलेगा प्रॉपर तरीके से, पिछले साल हमने कमाया था लेट्स सपोज 1 लाख रुपए। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा प्रॉपर तरीके से कि अगर किसी पार्टनर की डेथ वगैरह हो जाती है तो प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए आप प्रीवियस ईयर को बेस मान लो। तो हम क्या करेंगे, यही पूरा प्रॉफिट यहां पर अप्लाई कर देंगे, नेट प्रॉफिट पूरा 1 लाख रुपए, और इसी 1 लाख में से प्रॉफिट निकाल के दे दो, खत्म हो गया हमारा काम। या तो वो किसको बेस मानेगा, प्रीवियस ईयर। तो क्या लिखा हुआ है देखो इसके अंदर, कह रहा है अंडर दिस मेथड प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट के लिए आप क्या कंसीडर करोगे, शुड बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस को, लास्ट ईयर प्रॉफिट मतलब प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, या फिर एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। ये क्वेश्चन बताएगा आपको कि भाई या तो आप पिछले साल का डायरेक्टली प्रॉफिट ले लो, या तो आप एक काम करो पिछले कुछ सालों का जो एवरेज बनेगा उसको करंट ईयर पे अप्लाई कर दो। हो गया हमारा काम, ठीक है। तो यहां पर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, तो शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर्स प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो करंट ईयर का प्रॉफिट। अब करंट ईयर का प्रॉफिट आपने किस बेस को लेके एज्यूम किया, या तो आपने यहां पे बेस लिया होगा प्रीवियस ईयर को, या तो आपने किसको बेस लिया होगा, ठीक है, और लास्ट ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, इन दोनों में से जो भी बेस लिया उसको आप क्या यूज कर क्या मान रहे हो, करंट ईयर प्रॉफिट। अब इसमें भाई उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एक क्वेश्चन में गिवन ही होगा आपको, 1/3 2/3 प्रॉफिट शेयर रेशो तो होती है ना हमारे पास, वो गिवन होगी आपको, प्लस कितने टाइम उसने हमारे साथ काम किया, ये तो डेट ऑफ डेथ से पता लग ही जाएगा, कितने महीने उसने काम किया हमारे साथ, वहां से निकाल लेंगे हम लोग। ये इसका क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी कवर अप किया था, है ना, एक क्वेश्चन किया था ना इसका, वो वाला क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्री हम लोगों ने करी थी एक, तो वो एंट्री इस वाले टॉपिक में करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, इसमें भी करनी पड़ती है एंट्री वाला टॉपिक, एक डिफरेंट पार्ट है। ये वाला क्लियर है, टाइम बेसिस वाला। तो चलो टाइम बेसिस के ऊपर, इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले टाइम बेसिस के 1 2 3 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा हो जाए, हमारे को अच्छे समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो कैसे करना है, क्या करना है, एक बार वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज देखेंगे। तो चलो एक बार आ जाओ प्रैक्टिकल पोर्शन पे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिकल वाले यहाँ से, कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलो जी, तो कैसे पता लगेगा हमें किसको बेस मानना है, प्रीवियस ईयर को या फिर एवरेज प्रॉफिट को, क्वेश्चन बताएगा, इतनी मेहनत हमें क्यों करनी है, हमेशा बताएगा, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 10, पार्टनर्स के नाम जूही, रिया और परी, जो भी होगा क्वेश्चन बताएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा ये टाइम बेसिस है या फिर आपका सेल्स बेसिस है। टाइम बेसिस का पता कैसे लगेगा, थोड़ा सा रीड करते हैं पता लगता है। देखो जूही, रिया और परी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है मेरे पास, 3 2 और 1। रिया मैम साहब निकल ली 30 तारीख को, 30 जून 2024 में मैडम गई, कितना टाइम काम किया इसने हमारे साथ, केवल 3 महीने, ठीक है, 30 जून। अच्छा कैसे पता लगा आपको 3 महीने, क्या आपने अब तक ये पढ़ा कि ईयर खत्म कब हो रहा है, ठीक है, वो तो आगे की लाइन में लिखा है ना, यहां तक की लैंग्वेज में तो कहीं गिवन नहीं है ना 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है। यहां पे भी गलतियां होती है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपको ये बोल दे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, फिर तो गलत हो गया ना, फिर तो आप जनवरी से काउंट करोगे। बट अगर आप ये इस तरीके परसेप्शन बना के चलते हो कि भैया हम हर बार हर क्वेश्चन के अंदर 31 मार्च को ही साल खत्म होगा, तो वो तो गलत है।
ऑलवेज चेक ईयर का क्लोजर कब है, कौन सा वाला ईयर क्वेश्चन यूज कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर या फिर कैलेंडर ईयर। हो सकता है कैलेंडर ईयर यूज कर रहा हो, बट आपने डेट पढ़ी और फटाफट डिसीजन ले लिया कि 3 महीने यूज किया है, तो 3 महीने के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करोगे ना, जो गलत है आपका। ठीक है, तो ऑलवेज चेक कि पूरा क्वेश्चन ईयर एंड का पूरा, तो अगली लाइन में लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब मुझे पता लगा कि भैया ये दिसंबर की जगह मार्च में खत्म कर रहा है, दैट मींस अप्रैल से नया साल स्टार्ट हुआ होगा, तो अप्रैल मई जून देन 3 महीने। तो सर्वाइवल पीरियड कितना है इसका हमारे पास, 3 महीने का। उसके बाद कह रहा है प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2024 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। क्या बोला इसने, कह रहा है जो ये साल खत्म होगा मेरा, कौन सा वाला, करंट ईयर 31 मार्च 2025 वाला, इसके लिए कौन सा प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट होगा, कौन सा प्रॉफिट यूज करोगे आप, 2024 वाला। मतलब जो 2024 में प्रॉफिट आया था वही आप 2025 का प्रॉफिट मान लेना और आगे काम करना। आगे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2025 एक बैड डेब्ट हुआ है कितने का, 2000 का। मतलब करंट ईयर में ना 2000 का पैसा डूब गया बैड डेब्ट्स के नाम से, हैड टू बी एडजस्टेड। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसे करंट ईयर के प्रॉफिट में एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2024, तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 14000 का बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स। लेकिन इस 14000 में ये बैड डेब्ट्स का अमाउंट अभी तक एडजस्ट नहीं किया गया है। क्लियर, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, भैया रिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट बता दो बस, कि कितना आएगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन, सिंगल नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 1 मार्कर में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट की कैलकुलेशन मांगी है, एंट्री वगैरह मांगी ही नहीं आपसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जब भी आप कैलकुलेशन डालने वाले तो क्या करोगे आप, सबसे पहले निकालो कि भाई करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि करंट ईयर का प्रॉफिट वही होगा जो पिछले साल का था। कितना था पिछले साल का, 14000। लेकिन क्वेश्चन ने एक और बात बोली कि आप ले लेना, लेकिन इसमें 2000 का जो पिछले साल नुकसान हुआ था, जो करंट ईयर में नुकसान हुआ है, उसे एडजस्ट करवा देना। तो जैसे ही मैं बैड डेब्ट को एडजस्ट कराऊंगा तो मेरा करंट ईयर प्रॉफिट कितना बचेगा, आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेब्ट, दैट इज 12000 रुपए। डन। अब इसके अंदर कौन गया था, रिया, रिया क्या निकालेंगे हम, रियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, रिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट 12000 रुपए करंट ईयर प्रॉफिट था मेरा, इसमें से उसका शेयर कितना है, 2/6। कितने महीने उसने हमारे साथ काम किया, 3/12। तो कितने वैल्यू आने वाली है, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, और ये सीधा सीधा 1000। वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, 1000 रुपीज। अब इतने से काम के लिए एक नंबर ही मिलेगा ना, नहीं कितने चाहिए, 6 चाहिए इतने से काम के लिए, एक ही मिलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ। देन ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में 1 शॉट ही होते हैं। अगर आपको टॉपिक आता है तो कितना टाइम लगता है करने के लिए, कुछ नहीं, सीधे सीधे फटाफट हो गया तो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा यही काम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, चलो ये लिख लो पहले, 13 पे स्टार्ट करते हैं। थर्टीन, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, राम, मन्नू और हरि 3 पार्टनर्स हैं। अब यहां पे कौन गया, हरि, एक्सपायर्ड ऑन 30th जून 2024। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of, देखो बेसिस ऑफ के बाद ही मिलेगा कौन सा वाला मेथड है, टाइम बेसिस या फिर सेल्स बेसिस। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, किसको बेस लेना है आपको, एवरेज प्रॉफिट को बेस लेना है, एवरेज ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला भैया, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट जो भी है आप उसे करंट ईयर का प्रॉफिट मानते हुए प्रॉफिट दे दो। तो कितना आएगा, प्रॉफिट दे रखा है आपको 2022 का, 23 का और 24 का, तो प्रॉफिट दे रहे सारे। ठीक है, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000। एक ट्रिक बताई थी, जब प्रॉफिट आपको सीरीज में गिवन हो तो बीच वाला जो अमाउंट है वही आपका एवरेज होता है। ठीक है, 1 मार्कर वाले क्वेश्चन में यूज कर लेना। अगर फुल मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में तो प्रॉपरली करके दिखाना पड़ेगा, जैसे हम अभी करके दिखाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, तो पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट। कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट, 1,10,000 रुपए,
1,20,000 रुपए, फिर 1,30,000 डिवाइड बाय में 3, कितनी वैल्यू आएगी? कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? कौन गया था? हरी, हरी क्या निकालो? हरीज प्रॉफिट कितना आएगा? हरी का प्रॉफिट 1,20,000 रुपए टोटल अमाउंट है, इसमें से उसका शेयर कितना है? ये 1 नहीं है तो इक्वल होगा 1/3। कितने टाइम काम किया? 3 महीने, 3/12। फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है? 10,000 एग्जैक्ट अमाउंट। लो जी, बहुत बढ़िया हो गया, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो, आपने टाइम बेसिस के हिसाब से अमाउंट निकालना सीख लिया, चाहे वो एवरेज बोले चाहे वो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बोले, दो ही केस मिलते हैं हमेशा, उससे अलावा नहीं मिलेगा। अब पॉइंट आता है कि सर एंट्री कैसे प्लेस करनी है, क्योंकि अगर आप देखो ये वाला जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको कराया था 13 के नीचे 14 क्वेश्चन गिवन है, 14 क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर ना एक एंट्री गिवन है आपको, और पूरी एंट्री में ना कहीं पर भी वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, 13 कराया था, अब देखो यहां पर ही प्रॉफिट कैलकुलेशन है, क्वेश्चन ने क्या बोला है? प्रॉफिट कैलकुलेट करो और प्लस एंट्री पास करो, तो यहां पर तो पी एंड सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, आंसर के अंदर। यहां पर तो नहीं है, यहां पर तो अकाउंट ही दिखाई दे रहे हैं, जेड कैपिटल अकाउंट, वाई एक्स कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल, पी एंड सस्पेंस अकाउंट ना चला गया, मिल ही नहीं रहा, क्या करेंगे अब? अब देखो उसका ना केस है एक आपके पास, जब आप जनरल एंट्री पास करते हो तो वहां पे ना एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। देखो, जर्नल एंट्री फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जर्नल एंट्री फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जब भी आप जनरल एंट्री क्वेश्चन अगर डिमांड करेगा तो केस चेक करना, केस कौन सा है, तो दो केस चलते हैं हमारे पास। केस नंबर 1, जहां पर क्वेश्चन के अंदर आपकी ओल्ड रेशियो, ठीक है, जो भी आपके पास गिवन है, ओल्ड रेशियो छोड़ो, यहाँ पे न्यू रेशियो की बात करते हैं, जो नई रेशियो है वो बिल्कुल बराबर दिखेगी किसके? गेनिंग रेशियो के। नई रेशियो और गेनिंग रेशियो अगर बराबर है तो आपके पास एंट्री क्या बनेगी? दो केस हो सकते हैं ना, या तो नई रेशियो और गेनिंग रेशियो बराबर है, या तो क्या केस बन सकता है तुम्हारे पास? केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 ये हो सकता है आपके पास कि जो नई रेशियो है और गेनिंग रेशियो है वो सिमिलर नहीं है, डिफरेंट देखने को मिल रही है, अलग अलग, तो ये केस अलग बन गया तुम्हारे पास। अब ये पता कैसे लगेगा कि ये वाला केस है फिर ये वाला केस है? कैसे? इस वाले केस में ओल्ड रेशियो गिवन होती है बस आपको, जैसे ये क्वेश्चन में क्या है, अगर आपको सिंपल मैं बोलूं कि भाई आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, इस वाले फर्स्ट वाले केस में ओल्ड रेशियो गिवन है, दैट इज 3, 2 और 1, ये आपके पास ओल्ड रेशियो है। क्वेश्चन कहता है भैया ये बीच वाला पार्टनर गया, तो क्या बचा? ये बचे पार्टनर्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नई रेशियो बोलते हैं, दैट इज 3:1। अच्छा, इस वाले केस में एक चीज और सिखाई थी मैंने आपको कि नई रेशियो जो आई है सेम बिल्कुल गेनिंग रेशियो भी आएगी, कैलकुलेट करके भी चेक करोगे तो भी सेम ही आती थी हमारे पास, तो ये केस ये बन गया। अब इस वाले केस में कैसे पता लगेगा? इस वाले केस में आपको ओल्ड रेशियो गिवन करके देगा 3:1, और आपको नई रेशियो अलग से गिवन करके दे देगा, दैट इज 5:3 एग्जाम्पल। तो अगर ये अलग अलग दिखाई दे रही है, पार्टनर छोड़ के गया कौन सा वाला? ये बीच वाला पार्टनर छोड़ गया, इसके छोड़ने के बाद रेशियो क्या बच रही है? 3 और 1, और नई रेशियो जो गिवन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो क्या लगता है गेनिंग रेशियो सेम आएगी इस केस में? आ ही नहीं सकती, डिफरेंट ही आएगी ना। तो अगर ये वाला केस बना जहां पर ये दोनों क्लैश कर रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं, तो मेरे पास ये वाला केस बन जाता है। ये क्लियर है? कैसा आइडेंटिफिकेशन होगा मेरा? ठीक है, अब आ जाओ एंट्री के ऊपर। तो एंट्री कैसे प्लेस करनी है आपको, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, एंट्रीज प्लेस करने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल सा पार्ट है, अगर रेशियो सेम बनेगी तो हम क्या करेंगे? सिंपल एंट्री बनेगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट। क्वेश्चन में जो भी अकाउंट देगा हम वो यूज कर लेते हैं, जनरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक ही क्वेश्चन मिलता है, करंट नहीं मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एंट्री बन जाएगी आपके पास। लेकिन अगर ये डिफरेंट केस वाला पॉइंट आता है, उल्टा नहीं होता, यहां पर हमारे पास गुडविल की एंट्री बन जाती है सेम, तो जो यहां एंट्री आपके पास बनेगी इस वाले केस में, वो एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो गुडविल की एंट्री होती है ना सेम, गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली, वो वाली एंट्री बन जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
सेक्रीफाइसिंग या फिर डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहां पर ये वाली एंट्री बन जाती है। ठीक है, एज पर द केस। जरा एक चीज चेक करके देखो, जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिखाया था, जहां पर ये गिवन नहीं है, आपको क्या गिवन नहीं है 14th क्वेश्चन में, ये वाला केस लग रहा है? क्यों लग रहा है? चेक करके देखो, ओल्ड रेशियो गिवन है, कितनी है 3:1। 3:1 में कौन छोड़ के गया? y छोड़ के गया, तो y को छोड़ के जाने के बाद ये बचेगा 3 और 1। नई रेशियो 3:1 बननी चाहिए, बट क्वेश्चन में नई रेशियो पहले से गिवन है जो बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस केस में गेनिंग रेशियो अलग आएगी, तो गेनिंग रेशियो अलग आएगी तो निकालनी पड़ेगी। निकालने के बाद आपकी एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इसीलिए यहाँ पे x और z को गेनिंग पार्टनर के तरीके से डेबिट किया गया है और y को क्या किया गया है? क्रेडिट किया गया है, बिकॉज तो डिजीज पार्टनर है अपना। ठीक है, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, जहां पर आपको पीएनएल सस्पेंस अकाउंट गिवन है, ये वाला, इसमें देखो राधा, टीना और रीटा पार्टनर्स हैं, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब 1 1 एंड 1। कौन छोड़ के गया? रीटा। तो रीटा कौन है? लास्ट वाले पार्टनर। तो रेशियो हमारे पास क्या आ रही थी? ये आ रही है 1 1 और 1, ये आ रही है। रीटा कौन है? लास्ट पार्टनर, ये गई छोड़ के, इसे हटाओ, क्या बचा? ये बचा। अब चेक करो क्या नई रेशियो पूरे क्वेश्चन में कहीं गिवन है? पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नई रेशियो गिवन नहीं है। तो वी कैन एज्यूम क्या, यही जो मेरे पास है ये क्या है? यही मेरे पास नई रेशियो भी है और यही मेरे पास गेनिंग रेशियो, मतलब सिमिलैरिटी आ गई। तो एंट्री कौन सी बनी? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीटास कैपिटल अकाउंट, मतलब डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलो बढ़िया। तो अब इसके बाद एक काम करो, यही क्वेश्चन यही निपटा लो। क्या क्या लिखवा लो? हाँ केस लिखो, बिल्कुल लिखो भाई, लिखने के लिए लिखवाया मैंने। 15th क्वेश्चन ही करो, 15th वाला क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो भी केस कराए थे दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर ये केस कवर है। तो पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स वाई और जेड हमारे पास पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पास गिवन अभी तक तो नहीं है कि, और क्वेश्चन कहता है जेड जो है वो निकल लिया कब? 31 मई को, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या लिखा है? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस। बेसिस क्या है? एवरेज प्रॉफिट। मतलब मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कितने साल होगा? 3 साल होगा, और जो भी 3 साल का एवरेज आएगा वही मेरा करंट ईयर पे अप्लाई हो जाएगा। तो 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है, ये रहा। अगली लाइन में गिवन है प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 23 24 25, कितना है? 18 19 और 17 डाटा गिवन है। तो मुझे इनको यूज करे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला? कैलकुलेट करो जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, वो तो हम कर ही लेंगे, आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनरल एंट्री भी करके दिखाओ, अलग अलग केसेस। व्हेन क्या लिखा है? व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होने वाली। ओल्ड रेशियो क्या है मेरी इसके अंदर? 1 1 1। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? ओल्ड रेशियो मेरी 1:1:1 है। इसमें जेड छोड़ के गया, जेड हटाओ। तो जो ये ओल्ड रेशियो है ना, क्वेश्चन ने बोला ये नई रेशियो में भी सेम रहेगा, और अगर ये सेम है तो गेनिंग भी तो सेम ही आती है, मतलब सारी रेशियो सेम आती है। तब हमारे पास कौन से एंट्री में कौन सा केस बनाइए? पीएनएल सस्पेंस वाला। सेकंड केस क्या बोला इसने मुझे? उसने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंज हो गया। कितना हो गया चेंज होके? 3:2 बदल गया ना। अगर ये बदल गया दैट मींस केस नंबर 2 में क्या बोला उसने मुझे बोला भैया नई रेशियो कितनी है? 3:2 है, तो मुझे गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। निकालेंगे, अब निकालेंगे तो केस कौन सा बनेगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइस या फिर डिजीज पार्टनर वाला। वो केस बना लेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। बट उस तक जाने के लिए पहले काम कर लो, जेड का शेयर निकाल लो प्रॉफिट वाला। तो जेड का शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पिछले 3 सालों का कितना आएगा? 18 19 और 17। तो देखो यहां भी सीरीज बन रही है 17 18 19। जरूरी है सीरीज ऐसे बने, कैसे ही बन सकती है 17 18 19, तो भी क्या आंसर आएगा? 18 ही आएगा। नो नीड टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, अब जेड का शेयर हम यहीं से निकाल लेते हैं। जेड का प्रॉफिट, जेड प्रॉफिट कितना आएगा?
18,000 में से उसका शेयर कितना बनेगा 1/3। कितने टाइम काम किया उसने हमारे साथ 2 महीने, अप्रैल और मई, बस 2 महीने, तो कितना आएगा 2/12। तो वैल्यू कितनी आने वाली है हाँ 1000। ओके 1000 ले जी 1000 आ गया। देन आगे अब मुझे एंट्री करनी है, तो पहले हम करेंगे क्या केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या एंट्री बनेगी तुम्हारे पास सिंपल वाली P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कौन है जेड कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री आ रही है 1000 रुपए। तो ये हमने एंट्री डाल दी और इसका पैसा इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्या लिखोगे बीइंग जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड फॉर हिज प्रॉफिट। ठीक है उसके प्रॉफिट के लिए हमने काम कर दिया। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 जो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें क्वेश्चन में एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा गैप देके हम क्या करेंगे वर्किंग नोट्स कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मेट पार्टनर न्यू माइनस ओल्ड। ट्रिक सिखाई थी इसकी क्या थी सॉन्ग। ठीक है बीच में लगाओ माइनस एस फॉर सेक्रीफाइस न्यू ओल्ड माइनस न्यू, गेन के लिए न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड करके क्या आ जाएगा तुम्हारे पास गेन आ जाएगा। किसके कितना गेन किया तो एक्स का और वाई का निकालना है ना मुझे, केवल सबका निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक्स ने कितना एक्स इन दोनों का नया शेयर क्या है मेरा ख्याल लास्ट में 3/5 एंड 2/5 माइनस माइनस नया रेशो ओल्ड रेशो क्या था। तो यहाँ गलती थोड़े बच्चे करते हैं कि ओल्ड रेशो में ना 1/2 ले लेते हैं। अबे ओल्ड रेशो में 3 पार्टनर थे ना मेरे पास, तो 3 पार्टनर 1/3 आएगा मेरा। तो फाइनल आंसर एलसीएम कितना आता है 15 एंड 15। तो ये वैल्यू आ रही है 9 - 5 एंड इट इज 6 - 5। तो ये आता है 4/15 और ये आता है 1/15। तो यहां से गेनिंग रेशियो कितनी आती है 4:1। लो जी तो 4:1 में हम एंट्री पास करेंगे और एंट्री क्या होने वाली है मेरे पास यहां क्या लिखोगे आप एंट्री में एक्स वाई और टू जेड। ठीक है तो एंट्री वैल्यूज लिख लो। जेड को कितने पैसे देने हैं 1000 टोटल। जेड को तो 1000 आपको 1000 ही देने हैं इसको इस रेशियो में। तो एक्स कितने देगा 800 और ये कितने देगा 200 रुपए। हो गया हमारा काम, नरेशन मेंशन कर लेंगे। ठीक है डन। तो ये आपको जो मैंने अभी केसेस कराए थे उसी के ऊपर एक फ्रेश क्वेश्चन पूरा पूरा एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें कवर हो गई हमारे पास, दोनों केसेस भी कवर हो गए। ये लिख लो। फिर इसके बाद चलते हैं सीधा सेल्स बेसिस वाले टॉपिक। ओके आ जाओ भाई केस नंबर 2 पे दैट इज सेल्स बेसिस। तो भाई सेल्स बेसिस है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए, समझ में नहीं आता क्या करना है। मैडम ने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखवा दिया और बस हो गया। ठीक है और ये फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे सामने ये रहा। ठीक है सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाया होगा और हमारे पास केस खत्म। ऐसे निकालना ये पुट करना आंसर आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक क्या है थोड़ा सा उसे अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो हमारा केस आसान हो जाता है। क्या लिखा हुआ है कह रहा है सेल्स बेसिस के अंदर हम क्या करते हैं अंडर दिस मेथड जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। मतलब भाई जो प्रॉफिट आपने पिछले साल कमाया उसकी कोई ना कोई परसेंटेज रही होगी। कितना परसेंटेज कमाया 10% कमाया 20% कमाया, हम उसको बेस मानते हुए करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है देखो इसका सिंपल सा मतलब है फॉर्मूला वगैरह छोड़ो बाद में देखेंगे। इसका सिंपल सा मतलब देख लो एक बार छोटा सा चार्ट प्रिपेयर करते हैं। ये मेरा टाइमलाइन है, ये मेरा 2 साल हो गए, ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर और ये मेरा हो गया क्या करंट ईयर। अब पिछले साल का प्रॉफिट निकालना क्या कोई बड़ी बात है, क्वेश्चन में गिवन ही होता है हमेशा। तो पिछला साल तो पूरा हो चुका है ना, पूरा हो चुका है मतलब यहां से लेके यहां तक के लिए पीएनएल अकाउंट बन चुका होगा। पीएनएल अकाउंट अगर बन चुका होगा तो उसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन हो चुकी होगी। तो लेट सपोज प्रॉफिट कैलकुलेशन में प्रॉफिट आया मेरा 1.5 लाख रुपए का एग्जांपल। ठीक है 1.5 लाख, चलो इसको 1.5 लाख सिंपल कर लेंगे, 1 लाख रुपए आया। ठीक है प्रॉफिट कितना आया 1 लाख। क्या पिछले साल की सेल्स कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात है, वो भी दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट चेक कर लेना मिल जाएगा आपको कि पिछले साल टोटल कितना सामान बेचा।
तो मैंने पिछले साल टोटल सामान कितना बेचा, 10 लाख रुपए का, ये क्लियर है। तो यहां से अगर मुझे परसेंटेज निकालनी पड़े पिछले साल कितना परसेंट कमाया सेल्स का, तो कितना आएगा? हाँ, पहले स्टेप में आपको यही निकालना पड़ता है। क्या निकालोगे आप? परसेंटेज ऑफ, क्या निकालोगे आप? प्रॉफिट किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। तो कितना आएगा? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यूज करो, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स यूज करो। ये परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका है। कितना आएगा? 1 लाख कमाया, कितनी सेल पे कमाया? 10 लाख की सेल पे कमाया, तो परसेंटेज में कितना आ रहा है? 10% वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पिछले साल का डाटा गिवन है, ये क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन करके देगा, बस आपको डेट को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉफिट है पिछले साल का और ये वाला सेल आपका पिछले साल का है, डेट से पता लगेगा आपको। देन अब मान लो ये मेरा करंट ईयर है, यहां से मेरा स्टार्ट हुआ, यहां से लेके यहां तक 3 महीने हमारे साथ एक पर्टिकुलर पार्टनर ने काम किया और भगवान का बुलावा आ गया और ये चला गया। क्या इस 3 महीने का प्रॉफिट निकालना आसान है? आसान क्या, इम्पॉसिबल है, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट निकलेगा सबसे एंड में, पूरे साल का निकलेगा वो। लेकिन मुझे यहां पे चाहिए, प्रॉफिट नहीं निकाल सकते आप, मान लेते हैं नहीं निकलेगा। क्या सेल्स निकालना आसान है? सेल्स तो निकाल लोगे ना, कि हर सेल पे तो बिल बन रहा है ना आपका, कंप्यूटर में जाओ डेट डाल दो, अप्रैल से लेके मुझे 30 जून तक की सेल्स चाहिए, मिलेगी नहीं? मिल जाएगी ना। तो लेट्स से कि भैया ये 3 महीने की सेल क्वेश्चन ने मेंशन करके आपको दे रखी है, एग्जांपल के तौर पर मैं इसे ले लेता हूं, कितना? 1.5 लाख रुपए एग्जांपल। देन तो मुझे बताओ ये केस क्या बोलता है? ये बोलता है कि पिछले साल प्रॉफिट जो कमाया परसेंटेज में, वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप करंट ईयर की सेल्स पे अप्लाई कर दो, उतने टाइम की जितने टाइम मैंने काम किया। इस बंदे ने हमारे साथ 3 महीने काम किया, तो अगर पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज वाइज कितना आया था? 10%, तो ये 10% इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं ना, कि इस 1.5 लाख में 10% के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, कितना आएगा? 15,000 रुपए। तो लो जी, हमने 3 महीने प्रॉफिट निकाल लिया। अब अगर मुझे किसी डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट देना है तो दे सकता हूं ना अब तो, कि भैया ये 15,000 किसका है? ये टोटल तीनों पार्टनर का मिलाकर है, इसमें एक पार्टनर का प्रॉफिट कितना है? तो उसके लिए आप क्या करोगे? अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है, अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो 1/3 करो, हो गया 5,000 रुपए। यही तो निकालना था, निकल गया। कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल सा टास्क है। आपको क्या चीज सर्च करनी है इस पूरे पार्ट में? 3 चीजें सर्च करनी है। क्या चीज सर्च करोगे वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन करके देगा। पहली चीज क्या निकालोगे आप? प्रीवियस ईयर के 2 आइटम, क्या क्या? एक तो प्रॉफिट और एक सेल्स। ये क्वेश्चन में पक्का गिवन करके देगा 100%। ठीक है, और एक और चीज चेक करनी है आपको। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है करंट ईयर की सेल्स। ये भी क्वेश्चन आपको गिवन करके देगा, लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट या सेल्स आपको गिवन करके देगा ना, ये कौन से पीरियड की होगी? फॉर सर्वाइवल पीरियड। केवल उतने ही पीरियड की सेल्स देगा जितने टाइम अगले बंदे ने हमारे साथ काम किया। अगर उसने 6 महीने हमारे साथ काम किया तो ये सेल्स 6 महीने की होगी आपकी। 4 महीने काम किया तो 4 महीने की होगी। इस सर्वाइवल पीरियड को एक वर्ड और यूज करेगा क्वेश्चन के अंदर, दैट इज इंटरवेनिंग पीरियड। ठीक है, इंटरवेनिंग पीरियड भी यूज करेगा एक क्वेश्चन के अंदर, है हमारे पास, पर मतलब सेम ही है। सर्वाइवल पीरियड का मतलब कितने टाइम उसने हमारे साथ काम किया। क्लियर? इसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ, शॉर्टकट फॉर्मूला है बेसिकली वो वाला। वो क्या है कि मैंने लास्ट ईयर कितना कमाया, लास्ट ईयर कितना सेल्स किया, और इसका एक प्रोपोर्शनेट निकलेगा परसेंटेज में, उसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? करंट ईयर की सेल्स के साथ। तो जब आप ये करने वाले हो, इतना कर दोगे, तो क्या आंसर निकलेगा तुम्हारा? करंट ईयर का प्रॉफिट निकल आएगा। और जैसे ही प्रॉफिट निकल के आता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना, जो गिवन है आपको 1/2, 1/3, 2/6 जो भी है, उसे उठा के मल्टीप्लाई करोगे, हमारा काम। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्या है, ये 2 वैल्यू आपको गिवन करके नहीं देगा, 1-2 क्वेश्चन के अंदर ऐसा है। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू गिवन, अच्छा इन दोनों वैल्यू की जरूरत किस लिए है आपको? केवल परसेंटेज के लिए ना। तो अगर ये रेट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन करके दे दे तो जरूरत ही नहीं है मुझे इसकी। जरूरत है?
क्वेश्चन है फिर ये वैल्यू पक्का दे देगा आपको, डायरेक्टली बोलेगा पिछले साल परसेंटेज में हमने 20% कमाया, तो वो 20% आप करंट ईयर की सेल्स गिवन ही होगी आपको, ये वाला पॉइंट डायरेक्टली अप्लाई करोगे, हमारा काम ये तो और आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी डील कर लेंगे। तो ये केस लिख लो पहले, सेल्स बेसिस में मेंशन कर लो सारी चीजें कि सेल्स बेसिस एग्जैक्टली कैसे काम करता है और कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ती है वो मेंशन कर लो।